हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सेल की ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन, स्पेसिफिकली ये वीडियो सैलरीड पर्सन के बारे में होगी। तो अगर आपकी सैलरी की रिटर्न है तो आप एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अपनी आईटीआर रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा करंट ईयर की एक्सेल यूटिलिटी। एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, जो कि है incometax.gov.in। और यहाँ पे आके सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। जैसे ही आप डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे आईटीआर फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। अगर आपका सैलरी की इनकम आती है प्लस एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और कुछ अदर सोर्सेज की इनकम होती है तो उस केस में आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आप आईटीआर 1 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी मिलेगी। इसको आपको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। अपने डाउनलोड सेक्शन में आपको कुछ इस तरीके की एक ज़िप फाइल मिलेगी। सबसे पहले इसको कर लेना है आपको एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक एक्सेल फाइल आपको यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे आगे प्रोसीड करने के पहले आपको इस एक्सेल शीट पे इसको अनब्लॉक करना होता है। बिकॉज अगर आप अनब्लॉक नहीं करते तो आपकी जो एक्सेल यूटिलिटी है वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं करने वाली। तो एक्सेल शीट को सबसे पहले अनब्लॉक करेंगे। अनब्लॉक करने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे और आप शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनब्लॉक करने का। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके इसको ओके कर लेंगे और इसके बाद अब इस एक्सेल यूटिलिटी को हम करेंगे ओपन। तो यहाँ पे गाइस हमारा एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसको करेंगे ओके। ये कुछ है हमारा एक्सेल यूटिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 आईटीआर 1 का ये यूटिलिटी है। तो अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, ये फॉर्म जो होता है आपका टोटल 7 अलग अलग शेड्यूल्स में बटा हुआ है। सबसे पहला है इनकम डिटेल, दूसरा है टीडीएस, तीसरा टीसीएस, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन चौथा है, एटीडी, एटीजी और एटीजीजीए। ये डिडक्शंस की डिटेल यहाँ पे 3 लास्ट के शेड्यूल्स में देनी है। तो टोटल आपके पास 7 शेड्यूल्स होते हैं जहां पे आपको अपनी इनकम डिटेल्स वगैरह भरनी होती है। तो सबसे पहले इनकम डिटेल्स में इस पेज पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी होती है। इसके साथ ही साथ आप अलग अलग इंफॉर्मेशन आपकी क्या क्या हेड से इनकम है ये सारा कुछ आप इसमें ब्रीफ करते हैं। इसके बाद आप टीडीएस अगर आपका कटा हुआ है तो आप सेकंड शेड्यूल में भरेंगे, टीसीएस होगा तो यहाँ पे आप थर्ड शेड्यूल में भरेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम डिटेल्स को भरना। अब यहाँ पे आपको इनकम डिटेल्स टैब को भरने के लिए राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको अलग अलग बहुत सारे बटन्स दिखेंगे। इसमें से ही एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट प्री फिल फाइल का, यानी कि आपकी ये जो डेटा है, जो आपका पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका पैन नंबर हो गया, आपका आधार आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी पर्सनल डिटेल आपका पोर्टल से अगर आप प्रीफिल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो ये चीजें आपको मैनुअली भरने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप अपना प्रीफिल फाइल इसमें इंपोर्ट करेंगे आपकी ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। प्रीफिल फाइल इंपोर्ट करने के बाद आप बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी जो करंट ईयर की इनकम डिटेल्स वगैरह है, उसको फीड करके अपना आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में इसको आप जेसन जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलने वाले हैं प्रीफिल फाइल को डाउनलोड करने। अब ये प्रीफिल फाइल है वो आपको कहां से मिलेगी, ये आपको डाउनलोड करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे और वहां मैं आपको प्रीफिल फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूं। उसके बाद इसे यहाँ पे हम इंपोर्ट करने वाले हैं। वापस से हम आ चुके हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे। यहाँ आने के बाद आपको करना है लॉगिन। सो यहाँ पे गाइज हमने कर लिया है ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन। अब लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल सेक्शन में, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा। इस पे करेंगे आप क्लिक और यहाँ पे आपको अलग अलग सालों की प्रीफिल्ड डेटा आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 विच इज योर करंट असेसमेंट ईयर। अब इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जेसन फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इस जेसन फाइल को हमें अपनी एक्सेल यूटिलिटी में करना है इंपोर्ट। वापस से चलेंगे हम अपनी एक्सेल यूटिलिटी पे और यहाँ पे अब इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसे ओके करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे
और यहाँ पे आपको प्रीफिल फाइल जो है इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे। अब ये फाइल जो है इंपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। सो यहाँ पे गाइस हमारा प्रीफिल फाइल इंपोर्ट होना कंप्लीट हो चुका है, हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब कुछ इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को फीड करते चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जिस किसी भी कैटेगरी के आप एम्प्लॉई हैं उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप अदर्स का ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ हमारे केस में एसएससी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो हमने यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन चूज किया है। इसके बाद आपको बताना होता है आई ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं, तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसे यहाँ पे हम नो रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होता है कि क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139(1) के 7th प्रोवाइजो के तहत फाइल कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई होती हैं कि आपकी अग्रीगेट फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का आपका बिजली का बिल रहा है। ऐसा कुछ अगर कंडीशन आप ऐसी कुछ कंडीशंस की वजह से आप अपनी अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आप इसको यस करेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसे नो कर देंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूछा आता है फाइल अंडर सेक्शन, यानी कि किस सेक्शन के तहत आप अपने रिटर्न को फाइल करने वाले हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे जो रिटर्न है हम फाइल कर रहे हैं 2 मई 2023 को। तो यहाँ पे आपकी जो ड्यू डेट है फॉर करंट असेसमेंट ईयर वो है 31 जुलाई 2023, यानी कि अभी हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तो फर्स्ट ऑप्शन विच इज 139(1) सेक्शन, इसको हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट। अगर आप रिटर्न रिवाइज वगैरह कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, बाद में आप इस रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, तो उस केस में आप 139(5) को सेलेक्ट करते हैं, और 31 जुलाई के बाद यानी ड्यू डेट के बाद अगर आप इसको फाइल कर रहे होते हैं तो आप 139(4) सेलेक्ट करेंगे। हालांकि तब तक पोर्टल पे ऑनलाइन फाइलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम आप सीधे पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है 139(1), और इसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आपकी इनकम का डिटेल्स, यानी कि यहाँ पे आप अब अपनी सैलरी का डिटेल्स वगैरह फीड करेंगे। सैलरी की डिटेल्स के साथ में यहाँ पे आपका अगर कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह आपकी सैलरी में आपको मिला हुआ तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे बताएंगे। और इसके बाद नीचे आपसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम और आपका अदर सोर्स का इनकम वगैरह आपको भरना होता है। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले सैलरी की डिटेल्स भरने के लिए। अब सैलरी की डिटेल्स भरने के लिए आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं, या तो आपको फॉर्म 16 मिल चुका है या फिर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला है, या फिर कुछ केसेस में जब आपके टैक्स वगैरह नहीं कटते हैं तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू नहीं भी करते हैं। तो अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है विदाउट फॉर्म 16 तो सिंपल है, आप यहाँ पे अपने पूरे साल में जितनी भी आपको सैलरी मिली होती है उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, और जितनी भी सैलरी आपकी पूरे साल में एग्रीगेटली बन रही है उसको आप यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, यहाँ पे 1A वाले ऑप्शन में, यानी कि यहाँ पे आप इसे अपनी टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप अपनी सैलरी स्लिप में आपके सैलरी का अलग अलग स्ट्रक्चर दिया होता है, आपके सैलरी के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे HRA का पार्ट होता है, उसमें LTC होता है, और भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस हो सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा एग्जेम्पशन है जिसके अगेंस्ट में आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहिए तो उसकी डिटेल्स आप कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन का। जैसे कि आप अगर HRA के अगेंस्ट में आप कोई एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो सेक्शन 1013A के अकॉर्डिंग आप उसका एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे आप नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस में उसका एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। तो ये तो हुई बात, अगर आपको फॉर्म 16 वगैरह नहीं मिलता है तो उस केस में आप सैलरी वगैरह खुद कैलकुलेट करते हैं, और जो सैलरी के साथ अलग अलग एलिमेंट्स में एग्जेम्पशन मिलता है उसका एग्जेम्पशन आप खुद कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बात करते हैं सेकेंड केस की। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म 16 इशू हो चुका होता है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फॉर्म 16 को फॉलो करते चलेंगे और यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन फीड करते चलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फॉर्म 16 आपकी कंपनी की तरफ से इशू होता है। आज की इस वीडियो में आपको फॉर्म 16 के बेसिस पे से फाइल करना सिखाता हूँ। सो ये है गाइस फॉर्म 16 जो कि एसएससी को यहाँ पे इशू हो चुका है। फॉर्म 16 यहाँ पे आपको बेसिकली 2 पार्ट्स में मिलता है। पार्ट ए में आपकी सैलरी की पूरे साल में जितना आपको सैलरी मिला होता है उसकी बेसिकली एक समरी होती है, और समराइज्ड वे में आपको टोटल टैक्स डिडक्शन वगैरह बताया गया होता है। इसके साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस होता है, एम्प्लॉय का नाम एड्रेस डिटेल्स वगैरह होती हैं, आपका असेसमेंट ईयर होता है कि किस साल की सैलरी है, पीरियड वगैरह दिया होता है।
ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई होती हैं। और इसके बाद आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे पूरे साल का जो टैक्स डिडक्शन होता है वो यहाँ पे समराइज्ड फॉर्मेट में पार्ट ए के अंदर बताया गया होता है। अब बात करते हैं फॉर्म 16 के पार्ट बी की, यानी कि फॉर्म 16 का एक तरीके से ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट बी में मिलता है। आपको पार्ट बी के अंदर पूरे साल में जितनी सैलरी मिली होती है उसके साथ ही साथ आपका जितना एग्जेम्पशन होता है, जितना आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपका प्रोफेशनल टैक्स, आपका जो अलग अलग सेक्शंस में आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं जैसे एटीसी, एटीडी, इन सब सेक्शंस में जितना भी आपका डिडक्शंस होता है, जिसकी डिक्लेरेशन आप अपने एम्प्लॉयर को दे चुके होते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये डिटेल्ड कैलकुलेशन आपको मिलती है फॉर्म 16 के पार्ट बी में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी को एज इट इज फॉलो करते चले जाना है और इसमें जिन जिन पार्ट में आपकी सैलरी या फिर अलग अलग एलिमेंट्स की डिटेल दी गई है उसको अकॉर्डिंगली आप अपने एक्सेल यूटिलिटी में भरते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 17(1), यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, ये यहाँ पे वैल्यू दी गई है 13,53,864 रुपए। तो इसको हम यहाँ पे अपनी एक्सेल यूटिलिटी में हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे फिट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके की एक एक्सेल शीट भी बना सकते हैं और इसमें इसको बेसिकली आप कंपटीशन बोलते हैं। तो इस तरीके की आप कंपटीशन भी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सैलरी के साथ ही साथ अगर आपकी किसी और हेड से इनकम आती है तो एग्रीगेट करके आप एक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं इस तरीके की। फॉर एग्जांपल अगर आपको सैलरी के अलावा और भी अलग अलग हेड से इनकम आती है, जैसे आपकी कुछ रेंटल इनकम आ रही है, आपकी कुछ अदर सोर्स की इनकम है, तो आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग पेपर्स ना देखना पड़े। इससे बेटर है कि आप इस तरीके की एक समराइज्ड कंपटीशन बना सकते हैं जिसमें आप पहले से ही अपनी सारी इनकम वगैरह को समराइज्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं और अपना टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके की एक शीट बना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्म 16 के बेसिस पे भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों तरीके से डिटेल्स रेडी कर रखी हैं। ये कंपटीशन भी बना के हमने रखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए कि आप अगर चाहें तो इस तरीके की जो कंपटीशन है आप रेडी कर सकते हैं। अगर आप इसको खुद नहीं बनाना चाहते तो इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। आप सिमिलर कंपटीशन अपने रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद अपनी ये कंपटीशन आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो सीधे फॉर्म 16 से अपनी डिटेल्स भर सकते हैं इन योर आईटीआर एक्सेल यूटिलिटी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी भर दी है। ग्रॉस सैलरी भरने के बाद यहाँ पे आप वापस से आएंगे फॉर्म 16 पे। अब इसके बाद यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं है, कोई पर्क्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी, ये सब जीरो है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है अगला एलिमेंट एचआरए का। अब एचआरए की जो वैल्यू होती है वो एग्जेम्पशंस वाले कैटेगरी में फॉल करेगी। तो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस का पार्ट मिलेगा, इसमें हमें एचआरए चूज करना है विच इज सेक्शन 1013A। एचआरए की वैल्यू जो है 79,236। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ फिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल यूटिलिटी में भी आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रोफेशनल टैक्स 2,500 रुपए का है, तो इसको हम यहाँ पे फीड कर लेंगे। इसके अलावा नीचे यहाँ पे डिडक्शंस की कैटेगरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारी जो सैलरी का डिटेल्स था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे अपनी ग्रॉस सैलरी, अपना एग्जेम्पशन और अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स सब कुछ भरने के बाद हमारा जो नेट इनकम है विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अगर आपका कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम वगैरह है तो इसको आप यहाँ पे फीड करेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ देंगे और इसके बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए यहाँ पे हमारे को लास्ट ईयर के इनकम टैक्स रिफंड में थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट मिला हुआ था 956 रुपीज का। तो जो भी आपको इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है वो आपका करंट ईयर में टैक्सेबल होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह मिला होता है तो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे फिट कर देंगे। अब इसके अलावा हमारी और कोई इनकम नहीं है तो बाकी सारी चीजें ब्लैंक रहेंगी। और अब बारी आती है यहाँ पे डिडक्शंस की वैल्यू फीड करने का। डिडक्शंस यानी कि आपका यहाँ पे अगर आपने पूरे साल में कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया होता है, कोई ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया होता है, आपने कुछ प्रोविडेंट फंड में कुछ वैल्यूज डाली होती है, कोई मेडिक्लेम लिया होता है, तो अलग अलग सेक्शंस में उसकी डिडक्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पे डिडक्शंस की डिटेल आपके फॉर्म 16 में प्रॉपरली मेंशन्ड होती है। हमारे केस में आप देख सकते हैं डिडक्शन की डिटेल जो एटीसी में सेसवी को अलाउड हो रखी है वो यहाँ पे
दे रखी हुई है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपने एम्प्लॉयर को आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है, तो उस टाइम तक आप पूरी डिक्लेरेशन, सारी इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन नहीं दे पाते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर होता है कुछ कम डिक्लेरेशन ले करके ही आपका टीडीएस यहाँ पे काट लेते हैं। लेकिन बाद में आप 31 मार्च के पहले पहले, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले, आप वॉलंटरली कुछ डिडक्शंस, कुछ इन्वेस्टमेंट्स अलग से करते हैं अंडर सेक्शन 80C। तो उस केस में जितना आप इन्वेस्टमेंट वगैरह अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं कर पाए थे, उसको आप डायरेक्टली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन एसएससी के केस में भी यही हुआ है। एसएससी ने 1,15,203 रुपीज का डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को दिया था और एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देने के बाद इन्होंने लास्ट मंथ में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपनी तरफ से वॉलंटरली करा हुआ है, जिसको अब हम डायरेक्टली रिटर्न में क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन पे इस चीज को मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना फॉर्म 16 में मेंशन है हमने इसको ले लिया और इसके साथ ही साथ एसएससी ने 50,000 रुपीज का ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि एसएससी ने इनिशियली अपने एम्प्लॉयर को मेंशन नहीं करा था। तो इस 50,000 रुपीज को हम डायरेक्टली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। बस आपके पास इसका जो एविडेंस वगैरह है, आपके पास इसकी रिसीट होनी चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट आपका 31 मार्च के पहले पहले तक होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप इसको डायरेक्टली रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एसएससी के मेडिक्लेम का 14,966 रुपीज का डिडक्शन फॉर्म 16 में मेंशन है, लेकिन एसएससी ने अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए भी कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर करा हुआ है, जिसके लिए हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, सारे बिल्स वगैरह की कॉपी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के केस में अगर आप कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको 50,000 रुपीज तक का आपको डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे एसएससी ने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया है, जितने के हमारे पास बिल्स अवेलेबल हैं, वो है 52,570 रुपीज का, और जिसके बेसिस पे एसएससी को 50,000 का एडिशनल डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। यानी कि जितना डिडक्शन एसएससी के फॉर्म 16 में है, उसके अलावा एसएससी ने यहाँ पे 2 एडिशनल डिडक्शंस क्लेम करनी है और जिसके अगेंस्ट में हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं। तो इन डिडक्शंस को हम डायरेक्टली रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म 16 में जो एटीसी है और साथ ही साथ ईएलएसएस के इन्वेस्टमेंट को मिला करके टोटल हमारा जो डिडक्शन है वो 1,65,203 रुपीज हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे अपनी एक्सेल यूटिलिटी में फीड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 80D की डिटेल्स भरनी है। अब सेक्शन 80D की जो डिटेल्स होती हैं आपकी एक्सेल यूटिलिटी पे, इसका एक पूरा अलग सा शेड्यूल दिया होता है। तो 80D की डिटेल्स हमारे को थर्ड लास्ट शेड्यूल में डालनी होगी। तो यहाँ पे आप 80D के शेड्यूल में आएंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल हैं या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो सीनियर सिटीजन हैं। तो यहाँ पे आप इसको नो कर देंगे, बिकॉज जो एसएससी है वो सीनियर सिटीजन नहीं है और इनकी कंपनी ने जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है उसकी वैल्यू है 14,966 रुपीज। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फीड कर देंगे। इसके बाद नीचे यहाँ सेकंड पॉइंट में पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है कि क्या आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पे एसएससी के जो पेरेंट है वो सीनियर सिटीजन है, तो इसको इस केस में हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन के केस में आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर भी दिखाने का यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में हम जितने भी यहाँ पे एसएससी ने एक्सपेंडिचर करे हैं टुवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, जिसकी वैल्यू है 52,570 रुपीज। तो यहाँ पे 52,570 रुपए ये हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस शीट को कर लेंगे वैलिडेट। वापस से आएंगे इनकम डिटेल्स वाले शीट पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एटीसी की वैल्यू भर दी है। एटीडी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपकी एटीडी वाली शेड्यूल से आपके इनकम डिटेल्स वाले शेड्यूल पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसके अलावा हमारा कोई भी किसी तरीके का रिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल इनकम जो है वो 10,08,120 रुपए आ चुकी है, जो कि हमारे कॉम्पिटिशन से पूरी तरीके से मैच हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी इनकम डिटेल या रिडक्शन डिटेल में कोई भी चीजें नहीं रहती हैं। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ, जो कि है शेड्यूल टीडीएस। शेड्यूल टीडीएस पे आकर के अब आपको अगर आपकी सैलरी पे कुछ आपका टीडीएस कटा होता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी होती है, और अदर देन सैलरी वाला टीडीएस वगैरह होता है तो उसकी डिटेल्स आप नीचे भरते हैं। साथ ही साथ अगर आपका टीसीएस कुछ होता है कलेक्ट तो उसकी डिटेल्स आप नेक्स्ट शेड्यूल पे भरेंगे। तो यहाँ पे एसएससी का जो टीडीएस है
वो इनकी सैलरी पे काटा गया है, तो उसकी डिटेल्स अब हम यहाँ भरने वाले हैं। अब आप कैसे चेक करेंगे कि एसएससी का टीडीएस जो है वो प्रॉपरली जितना फॉर्म 16 में दिख रहा है उतना गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है या नहीं? तो इसके लिए आपको फॉर्म 16 के साथ ही साथ आपको मैच कराना होगा अपना फॉर्म 26 एएस। फॉर्म 16 में यहाँ आप देखेंगे तो एसएससी का जो टोटल टीडीएस है वो 1,45,692 रुपीज का है। अब इस डिटेल्स को हम पोर्टल पे अवेलेबल फॉर्म 26 एएस से भी मैच कराएंगे और उसके बाद उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे सैलरी वाले टीडीएस में डालने वाले हैं। तो वापस से चलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे और वहां पे चेक करेंगे फॉर्म 26 एएस। तो यहाँ पे हमने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई फाइल के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस। आप हमेशा इवन इफ आपके पास फॉर्म 16 है तब भी आप हमेशा फॉर्म 26 एएस को जरूर चेक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका फॉर्म 26 एएस में डिटेल्स अपडेट नहीं होती हैं और अगर आप बिना डिटेल अपडेट किए या बिना फॉर्म 26 एएस चेक किए अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और अगर आपके टीडीएस अमाउंट का कुछ मिसमैच होता है तो आपकी यहाँ पे डिमांड खड़ी हो जाती है। तो कभी भी आप रिटर्न फाइल करें तो फॉर्म 26 एएस को जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं व्यू फॉर्म 26 एएस वाले ऑप्शन पे और इसके बाद इसे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 2023-24 और व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसी पेज पे आपका जितना भी टीडीएस है वो भी दिख जाएगा और इसके साथ ही साथ अगर आपका कुछ भी और अदर देन सैलरी वाला टीडीएस होता है या फिर आपका इवन टीसीएस कलेक्ट होता है तो वो सारा कुछ वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी का यहाँ पे टीडीएस 1,45,692 जो कि इनके फॉर्म 16 में आ रहा है, ये प्रॉपरली यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि हमारा फॉर्म 16 में जो दिखाई गई टीडीएस है वो पूरी तरीके से पोर्टल पे अपडेट हो गया है। तो इसकी डिटेल अब हम अपनी एक्सेल यूटिलिटी में भर लेंगे। इसके साथ ही साथ इसको नीचे स्क्रॉल करके हम चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई और टीडीएस या टीसीएस है। तो यहाँ पे एसएससी के केस में यहाँ पे इनका एक टीसीएस कलेक्ट हुआ है 10,189 रुपए का, तो इसकी भी डिटेल हम टीसीएस वाले कॉलम में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी वाला जो टीडीएस है इसकी डिटेल अपनी एक्सेल यूटिलिटी में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी सैलरी का टीडीएस प्रॉपर्ली एंटर कर लिया है, तो इस शीट को हम करेंगे वैलिडेट, इसको ओके करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट शीट यानी कि टीसीएस शीट की तरफ। अब यहाँ पे हमें अपनी टीसीएस का डिटेल डालना होता है। अब फॉर्म 26 एएस में यहाँ पे नीचे हमारे टीसीएस का डिटेल दिया गया है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे अपने टीसीएस का भी डिटेल अपने एक्सेल यूटिलिटी में एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमने अपने टीसीएस का डिटेल्स भी यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी में एंटर कर लिया है। टीडीएस और टीसीएस का डिटेल्स भरने के बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट शीट की तरफ जो कि है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाले टैब पे हम सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर लेंगे, यहाँ पे प्लेस वगैरह एंटर कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल को आपको देखना है एटीटी, जिसमें हमने पहले ही इन्फॉर्मेशन फीड कर दी है। इसके अलावा अगर आपका एटीजी यानी कि कुछ डोनेशन वगैरह आपने दे रखा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल देंगे और इसके अलावा सेक्शन 80GGA यानी कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए कुछ आपने डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। सारी डिटेल्स सारी शेड्यूल्स भरने के बाद वापस से आएंगे आप इनकम डिटेल्स वाले टैब पे। इस पेज को आप ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे तो अगर कुछ टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही होगी तो आपको उसे पे करना होगा, या फिर अगर आपका रिफंड का केस होगा तो रिफंड का अमाउंट आपको दिख जाएगा, जिसके बाद आप जनरेट जेसन करके आप जनरेट जेसन पे क्लिक करके आप अपनी जेसन फाइल निकाल सकते हैं जिसको आपको पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपका पेज वापस से लोड होकर के आ जाता है, इट मीन्स आपकी फाइल में कोई भी एरर नहीं है। अगर आपकी फाइल में कोई एरर होती है तो आपको वो एरर दिखा दिया जाएगा, पहले आपको उस एरर को करेक्ट करना होगा, वापस से आप फिर से कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। तो हमारा पेज यहाँ पे वापस से लोड होकर के आ चुका है, इट मीन्स हमारी फाइल में कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को वापस से चेक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी 1,19,533 रुपए की बन रही है। अब इसके अलावा हमने यहाँ पे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाले टैब पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल टीडीएस अमाउंट था वो 1,45,000 था, टोटल टीसीएस अमाउंट था 10,189 रुपीज का, टोटल टैक्सेस पेड यानी कि टीडीएस प्लस टीसीएस का अमाउंट मिला करके हो गया 1,55,000 रुपीज का, और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो है 1,19,533 रुपीज की। यानी कि हमारा जो टैक्स पेमेंट था यानी कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है वो कम है
और जो हमारा टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट है वो दोनों मिला करके 1,55,000 रुपए हो रहा है, जो कि हमारी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है। यानी कि हमारे केस में यहाँ पे हमारा रिफंड निकल के आएगा 36,350 रुपीज का। अगर आपके केस में यहाँ पे आपका कुछ टैक्स अमाउंट निकल के आ रहा होता तो आपको पोर्टल पे जाकर के उस टैक्स अमाउंट के अगेंस्ट में चालान पे करना होता। उस चालान की डिटेल आप वापस से टीडीएस वाले शीट पे आकर के यहाँ पे नीचे आपको आपकी उस टैक्स लायबिलिटी का जो डिटेल होता, चालान का डिटेल होता, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होता। लेकिन रिफंड के केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा सारा डिटेल्स प्रॉपर्ली फीड हो चुका है, हमारी फाइल कंप्लीट हो चुकी है। वापस से हम जाएंगे इनकम डिटेल्स वाले टैब पे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और अब हम करेंगे जनरेट जेसन पे क्लिक। इसको ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे और इसके बाद ओके। अब यहाँ पे आपको सेव जेसन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गाइस हमारी जेसन फाइल सक्सेसफुली बन चुकी है। अब ये जेसन फाइल वहीं पे सेव होगी जहां पे आपने ओरिजिनल एक्सेल यूटिलिटी रखी होती है। मैं आपको वो लोकेशन दिखा भी देता हूँ। हमने यहाँ पे अपनी एक्सेल फाइल रखी थी डाउनलोड वाले फोल्डर में, और आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर जहां पे हमने एक्सेल यूटिलिटी जिसमें हम ये काम कर रहे हैं, वो जिस फोल्डर में होता है उसी फोल्डर में आपका जेसन फाइल सेव होती है। तो आपको अब इस वाली जेसन फाइल को अपलोड करना होगा पोर्टल पे। तो वापस से अब हम चलेंगे पोर्टल पे और वहां पे इस जेसन फाइल को अपलोड करके अपनी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमने कर लिया है लॉगिन ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा फाइल नाउ का बटन। या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जाएगा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। इसमें आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 2023-24 और इसमें आपको फाइलिंग टाइप में चूज करना है ओरिजिनल रिटर्न। अगर आपने फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल रिटर्न होगी। अगर आपकी रिवाइज रिटर्न है तो आप रिवाइज वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हमारे केस में ओरिजिनल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आई यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, ऐसा कुछ नहीं तो इसको नो करेंगे। और यहाँ पे आपको आईटीआर टाइप चूज करना है। आईटीआर टाइप जो है वो है आईटीआर 1। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अटैच करनी होगी वही जेसन फाइल जो हमने अभी अभी रेडी करी है। तो यहाँ पे अब हम अटैच करेंगे अपनी जेसन फाइल को। जेसन फाइल का अब यहाँ पे हो रहा है वैलिडेशन। अगर हमारी फाइल में कोई भी एरर नहीं रहेगी तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जी हाँ गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारी फाइल में कोई भी एरर नहीं है। तो सिंपली अब हम इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अपनी रिटर्न को वेरीफाई करके फाइनल सबमिशन करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या फिर वेरीफाई वाया आईटीआर। तो यहाँ पे हम ई वेरीफाई नाउ यानी कि आधार ओटीपी के थ्रू इंस्टेंटली वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे और इसको करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, जैसे आधार ओटीपी, डीएससी के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो सबसे सिंपल ऑप्शन होता है आधार ओटीपी के थ्रू। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और इसको करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे अग्री करेंगे, इसको जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना आधार ओटीपी डाल करके इसको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है आधार ओटीपी। अब इसको करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो इसको आप सबमिट पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन कर देंगे। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी आईटीआर 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24 सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है। और इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपनी एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर अपनी सैलरी का डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जेसन फाइल जनरेट करके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और इसके बेसिस पे अपनी करंट ईयर की आईटीआर रिटर्न्स फाइल कर सकें। और अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मैं ऐसे बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।